हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखूंगी आपके लिए इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन में हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आप इस चैप्टर के अंदर और डीप में जाएंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है। इस चैप्टर को मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, बट ये वीडियो आप पूरा देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत इजी वे में समझाऊंगी। जैसे कंप्यूटर में जब हमें कोई इंफॉर्मेशन डालनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें ड्राइव्स बनाते हैं, देन हम अपनी इंफॉर्मेशन को अंदर फोल्डर्स में डालते हैं, क्योंकि जब हमें अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना होता है, निकालना होता है, तो अगर वो फोल्डर्स में पड़ी है और आपको अगर फोल्डर्स के नाम पता है तो आप इजीली इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। उसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो भी हम मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के, पहले आप अपने माइंड में ये सेट करके रखिए कि मैं जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसके अंदर मुझे कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और ये टॉपिक्स की हेडिंग याद होने के बाद में तब आपको उसके डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और जब एग्जाम्स में आपको कोई भी स्ट्रक्चर के बारे में पूछेंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, तो आपको वो इजीली याद रहेंगे और वहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जैक्ट डायग्राम, और उसका जो भी फंक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी आपको याद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। फर्स्ट हम बात करते हैं, आप अपने आसपास किसको देखते हैं? ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें आप देखते हो सबसे पहले स्कूल में अपनी क्लास में आपके क्लासमेट्स को, टीचर्स को, घर में अपने पेरेंट्स को। उन क्लासमेट्स को, पेरेंट्स को देखने पे आपको क्या क्या फिनोटिपिकली दिखता है? बाहर से अपनी आंखों से आप क्या देखते हो? आपको उनकी स्किन दिखाई देती है, हेयर्स दिखाई देते हैं, नेल्स दिखाई देते हैं। देन आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी बॉडी कौन से केमिकल से बनी है? ये तो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो बोन्स है, फ्लैश है, मसल्स है, इन सबसे बनी है। और ये जो पर्टिकुलर बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ये छोटे छोटे टिश्यूज देन सेलुलर लेवल तक जाते हैं, मीन्स सेल से बनती है हमारी बॉडी। बट इस सेल्स के अंदर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही मॉलिक्यूल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जो मेन केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है कार्बन की, हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। फर्स्ट है कार्बन। केमिकली हम बात करें किसकी? केमिकल्स की। ये कार्बन एलिमेंट है। देन सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन एंड थर्ड है ऑक्सीजन। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में भी कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अर्थ क्रस्ट, इट मीन्स जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें सॉइल प्रेजेंट है, मिट्टी है, उसका भी अगर आप एनालिसिस करोगे, केमिकल एनालिसिस, तो आपको उसमें क्या मिलेगा? सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और भी चीजें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में मिलती हैं, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे होते हैं, बट मैक्सिमम ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, इवन दो अर्थ की क्रस्ट में भी है। तो इसमें बिग डिफरेंस क्या है? सबके अंदर यही केमिकल्स प्रेजेंट है, फिर भी हम डिफरेंट क्यों दिखते हैं? हम प्लांट्स की तरह क्यों नहीं दिखते? एनिमल्स की तरह क्यों नहीं दिखते? उनकी बॉडी में भी सेल्स है, हमारी बॉडी में भी सेल है, उनके पास भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सेल्स में, हमारे पास भी है। इवन दो अर्थ क्रस्ट, आप अगर सांस लेते हैं, जो हम बाहर हवा, एयर को सांस लेते हैं, उसको एयर के अंदर भी क्या होता है? गैसेस प्रेजेंट होती है, सेम कार्बन होती है,
हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो एयर का केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम है। तो इट मीन्स जो ये एलिमेंट्स हैं ये हर जगह प्रेजेंट है, ऑल ओवर बायोस्फीयर में, अर्थ पे, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स सब में प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स सबसे डिफरेंट इसलिए हैं बिकॉज ये जो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन है हमारी बॉडी में ये डिफरेंट है। हमारे अंदर मीन्स ह्यूमन बीइंग में एज कंपेयर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अर्थ क्रस्ट में हमारे में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया क्लियर कि हमारे अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर की, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में हम किस तरीके से ये तीनों एलिमेंट को या इसके साथ में और भी एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। बायो का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई भी ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। बायो और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर एक लिविंग बॉडी हमारी बात करते हैं हम, तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे सेल्स में। इट मीन्स ये हमारा सेल, ये हमारा न्यूक्लियस, हमारी बॉडी के हर सेल में न्यूक्लियस होता है एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी में नहीं होता। ये सेल्स के अंदर बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए क्योंकि ये सेल लिविंग है इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। और ये बायोमोलिक्यूल्स की क्या एग्जाम्पल्स हैं, लाइक फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट। सेकेंड रहेगा प्रोटीन, देन लिपिड्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सभी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर या सेल की मेम्ब्रेन में या और भी पार्ट्स में, और इनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम पहले पढ़ेंगे। तो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को एक और टर्म बोलते हैं शुगर्स, सैकेराइड्स, यानी कि ये टेस्ट में मीठे होते हैं इसलिए इनको शुगर्स कहते हैं। प्रोटीन्स जो है ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो ज्वाइन होकर एक प्रोटीन फॉर्म करती है। लिपिड्स हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पे लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड फैट्स एंड फाइनली न्यूक्लिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर हमने पढ़ना है डीएनए को एंड आरएनए को। तो हमने इससे पहले चैप्टर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, वो सब हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे कि ये डीएनए, आरएनए कौन से केमिकल से बने होते हैं। जैसे कि मैंने पहले यहाँ बताया कि सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इट मीन्स ये तीनों कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, लिपिड, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड सब में प्रेजेंट है। लेकिन यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होते हैं, किसी में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन ज्यादा होता है, हाइड्रोजन कम होता है, या कार्बन जो है किसी और एलिमेंट को ले लेता है, नाइट्रोजन को अपने साथ में ले लेता है, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं। जैसे जब हम खाना खाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम चपाती, रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक रोटी किससे बनती है, रोटी बनती है व्हीट फ्लोर से। किससे, व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं के आटे से। गेहूं कहाँ मिलता है, फील्ड में। ये फील्ड में लगे हैं गेहूं के प्लांट्स। ये जो गेहूं होता है, ये गेहूं के जो ग्रेन्स है छोटे छोटे, इनको ग्राइंड करके क्या बन जाता है, आटा।
इसी का बन जाता है मैदा। तो यही वीट से रोटी भी बनती है, यही वीट से क्या बनते हैं, ब्रेड बनता है, यही वीट से हम कहते हैं पिज्जा बनता है। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वीट है, लेकिन किसी के साथ कभी ये रोटी बन जाता है, कभी ब्रेड बन जाता है। अगर यही आटे के अंदर हम वाटर, यीस्ट और भी सारी केमिकल्स डालते हैं तो ब्रेड बन गया, लेकिन पिज्जा बनाने के लिए कुछ और डिफरेंट चीज चाहिए तो वो बन जाता है। सेम उसी तरीके से हमारा मेन इंग्रेडिएंट हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी और एलिमेंट्स के साथ मिलके ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक हमारा, कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल में। अभी जो भी हमने बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अगेन इन मॉलिक्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, जो भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, अमाइनो एसिड्स जो बेसिक यूनिट है आपकी प्रोटीन्स की, एंड न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो सेल्स में प्रेजेंट है अलोंग विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होते हैं। वो होते हैं मिनरल्स, एग्जाम्पल पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। सॉल्ट्स, सल्फेट, फॉस्फेट एंड फाइनल वाटर। वाटर क्या कैसा मॉलिक्यूल है, वाटर है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। सल्फेट, फॉस्फेट में कार्बन नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, ये इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, बट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमको मॉलिक्यूल्स के अंदर इनको भी पढ़ना है। तो बायोमॉलिक्यूल्स अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक वो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। अब सपोज बात करते हैं, आपको एक सेल दे दिया है, लिविंग सेल, किसी एनिमल का टिश्यू निकाला हमने और उस टिश्यू में से हमने आपको एक सेल दिया, और सेल को बोला, आपको बोला है कि आपको एनालाइज करना है इस सेल को और बताना है कि इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है मॉलिक्यूल्स की, बायोमॉलिक्यूल्स की, वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। तो आप कैसे बताएंगे? हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा, जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब हम उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। सेल का डबल मेम्ब्रेन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिकल्स की जो इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। उसे पता करने के लिए कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट या कोई केमिकल एनालिसिस होती है। वो क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इसको पता करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो हम समझते हैं यहाँ पर। ये एक्सपेरिमेंट में हमको क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है। क्या लेना है? लिविंग टिश्यू। सेल नहीं लेना है हमको, एक टिश्यू लेना है, छोटा सा पीस ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं एनिमल, प्लांट टिश्यू भी हम ले सकते हैं। टिश्यू लेने के बाद में क्या लेना है नेक्स्ट हमको, एक ये मॉर्टर एंड पेस्ट्री, खलबत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं कूटने के लिए। ये टिश्यू को हम इसके अंदर डालेंगे। ओके, अब आप कूटोगे तो ये क्या पीसेस बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और एक केमिकल ऐड करेंगे। उस केमिकल का नाम है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। एक लिविंग टिश्यू लिया और सेकंड क्या लिया, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड लिया हमने एक मॉर्टर एंड पेस्टल में। इसको हमने क्या किया, पीस लिया, अच्छे से ग्राइंड कर दिया।
ग्राइंड करने के बाद क्या होगा, ये कुछ लिक्विड लिक्विड स्लरी फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, स्लरी फॉर्म करेगा। अब ये स्लरी हमको बताएगा कि जो इसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। कैसे, अब हम क्या करेंगे, इस स्लरी को हम छान लेंगे, स्ट्रेन करेंगे। ये हमारा एक बीकर है, बीकर में हमने एक लगा दिया फनल, और ये स्लरी को हम यहां से क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के बाद में क्या होगा, यहां पे कुछ पार्ट नीचे आ जाएगा जिसको कहेंगे फिल्ट्रेट, और ऐसा बहुत से पार्ट्स होंगे जो फिल्टर नहीं होंगे और यहां पर एक्यूमुलेट जमा हो जाएंगे। तो जो ये पार्ट है फिल्ट्रेट, ये पार्ट एंड जो यहां जमा हुआ रेटिनेट पार्ट जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमने यहाँ ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड लिया है, हम यहाँ पे ओनली एसिड वर्ड पढ़ लेते हैं, ये जो एसिड लिया है, तो लिविंग टिश्यू कुछ ऐसे हैं, इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए हैं, और जो डिसॉल्व हो गया वो नीचे आ जाएगा एज इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ है वो ऊपर रह जाएगा। तो ये यहाँ पर जो एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है उसको एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा पूल बन जाता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सारे मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी कॉमन होती है कि वो एसिड में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, रेंज होती है उसकी 18 to 800 डाल्टन, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 18 to 1000 डाल्टन दिया है। यानी कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो किसी लिविंग टिश्यू के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स अगर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ में मिल जाते हैं तो वो उस एसिड में फुली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड फिल्टर होके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल। सेम, बायोमोलिक्यूल्स को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। माइक्रो इसलिए कहते हैं बिकॉज इनका वेट बहुत कम होता है। अब आप सोचोगे कि 1000 डाल्टन, 1000 जो वर्ड सुनते ही आपको लगा कि हाँ वेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप एसिड इनसॉल्युबल पार्ट पे जाओगे, जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व नहीं हो पाए एसिड के अंदर, उनका वेट कितना जाता है, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा। तो 10,000 से भी ज्यादा 20,000, 40, 50, 100, कितना भी थाउजेंड्स हो सकता है। तो उनके सामने तो ये 1000, 800, 18 और 100, 500 डाल्टन तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो मॉलिक्यूल्स को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देन जो मॉलिक्यूल्स एसिड में सॉल्युबल नहीं हुए हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा, और उनको कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रो एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमने इतना पता कर लिया कि जो भी मॉलिक्यूल्स एसिड में डिसॉल्व हो गए हैं वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और उनको एग्जाम्पल्स, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। फर्स्ट हम समझते हैं अमाइनो एसिड्स को। अमाइनो एसिड्स सबसे बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन्स की। जो प्रोटीन बनते हैं वो अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी 1000 यूनिट्स को मिलाकर बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल होगा एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड, बड़ा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का वेट भी कम है और इसलिए एक ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। बात करें प्रोटीन की, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, इसकी रेंज में यहाँ पर फंसता है, और इसको कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, और ये एसिड इनसॉल्युबल है। अमाइनो एसिड सॉल्युबल है, ये एक डिफरेंस है। सेकेंड बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड टर्म आपको न्यू मिला होगा। मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स हम आगे पढ़ेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का पर्टिकुलर फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के हम टाइप्स पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब तो पता है कि ठीक है, शुगर्स को हम
कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, चावल के अंदर बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, शुगर्स ज्यादा होते हैं। इनको हम अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे करते हैं, इनके स्ट्रक्चर पे। जो स्ट्रक्चर में केवल एक यूनिट होती है शुगर की, कितने यूनिट, ओनली 1 यूनिट, इट मीन्स बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता होगा, उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। देन आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें शुगर की यूनिट्स 2 to 10 के बीच अकॉर्डिंग इस बीच के रेंज में होती है, उनको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को, अभी के लिए लेकिन समझने के लिए कि मोनोसैकेराइड जो एसिड सॉल्युबल है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो क्या है एग्जैक्टली। मोनोसैकेराइड्स कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन इसमें शुगर की मॉलिक्यूल एक होता है, इसलिए मोनोसैकेराइड्स है। एंड पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जब एक साथ आ जाते हैं तो वो जो बनाते हैं उसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि मोनो का वेट तो कम होगा, एक शुगर है, और पॉली का वेट ज्यादा होगा। तो मोनो का वेट कम है तो ये किसमें आ जाएगा, एसिड सॉल्युबल में, और पॉलीसैकेराइड्स का वेट बहुत ज्यादा होगा तो वो किसमें आ जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल में। तो मोनोसैकेराइड एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल है एंड पॉलीसैकेराइड बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। ये रहा पॉलीसैकेराइड। थर्ड है न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गए, देन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है वहां पर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं शुगर से, उसी तरीके से डीएनए एंड आरएनए की भी बेसिक यूनिट्स होती है। कुछ छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के डीएनए एंड आरएनए बनता है, वही छोटी यूनिट को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये छोटी सी यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, तो इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर रखते हैं। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स केवल 3 हैं आपकी बुक में, अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जो एसिड इनसॉल्युबल है। फर्स्ट है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड आरएनए, देन लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, जो मैंने अभी बताया कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। तो ये हमको पढ़ना है डिटेल में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, वो सेल के कंटेन मोस्टली ऑल साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स। जो भी साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम एक सेल का केमिकल एनालिसिस करेंगे तो जो हमको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं मोस्टली जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो मोस्टली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल होते हैं, मोस्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर साइटोप्लाज्म में एंड सेल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स होगा। जो हम अभी पढ़ने वाले थे बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, फैट्स, तो उसके अंदर भी जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो हमको यहाँ मिल गया मेन क्या, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। अब बात करते हैं लिपिड्स की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में दिया है, जो लिपिड्स है इसका मॉलिक्यूलर वेट बोला है 800 डाल्टन। अगर ये 800 डाल्टन है लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट, तो ये एसिड सॉल्युबल में आना चाहिए या एसिड इनसॉल्युबल में, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आना चाहिए या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में। मैंने यहाँ पे लिपिड्स को बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिखा है, लेकिन इसको होना चाहिए था बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि इसका वेट तो यहाँ पर 800 डाल्टन आ रहा है, तो फिर इसको यहाँ पर लिखने का क्या मतलब है। इसका रीजन ये है, जब हम एक सेल को लेते हैं केमिकल एनालिसिस करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने एक टिश्यू लिया था, टिश्यू में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स में लिपिड प्रेजेंट है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यहाँ पर लिपिड्स प्रेजेंट है।
जब ये सेल को यहाँ पे हमने ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने के बाद क्या होगा, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसकी डिस्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये भी टूट जाते हैं। जैसे ही ये टूटते हैं तो ये अपने आप क्या बना लेते हैं, वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। और ये वेसिकल्स जो यहाँ पे फॉर्म हो गए लिपिड्स के, ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते। दो इनका वेट 800 डाल्टन है, इनको डिसॉल्व होना चाहिए था। डिसॉल्व होने के बाद इनको एसिड सॉल्युबल पूल में होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इनका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं हुए। जबकि लिपिड्स हो सकते थे क्योंकि उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, अपने आप को वेसिकल्स फॉर्म बना लिया। जैसे वेसिकल्स बन गए ये एसिड में डिसॉल्व नहीं हुए तो यहाँ पर ये ऊपर रेटिनेट पार्ट में रह गए, और जैसे ये इस पार्ट में रह जाएगा तो इसको हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है लिपिड को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट पे आपको अगर बताना है कि ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है कि बायो मैक्रो, तब आप इसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलोगे, क्योंकि बेसिस क्या बताया, आप बोला है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। लेकिन अगर पूछेंगे कि नॉर्मली विदाउट मॉलिक्यूलर वेट का बेसिस नहीं रखना है और आपको तब बताना है कि ये दोनों में से कौन से मॉलिक्यूल है, माइक्रो और मैक्रो, तब हम इसको कंसिडर करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल।